सुप्रभात छात्रों, हम देख रहे थे फुटपाथ के कलाकार यह व्यंग्य जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लेखक ने एक कलकत्ते के जो चोर है उसकी भी चर्चा कर दी है और वह कैसे कलकत्ते के जेब है तो चोर है वह यानी बड़े लोगों के यहाँ डाका डाल लेता है। यानी जिसके पास काला पैसा है उसके यहाँ वह डाका डाल लेते हैं और वे ऐशो आराम की जिंदगी जी लेते हैं। उनके पास सब कुछ है, टेलीफोन है, गाड़ी है, वे चैन की बंगला है, चैन की जिंदगी जीते हैं। और यह इसके साथ वे कहते हैं लेखक कि कहीं भीड़ भाड़ हो, कहीं बाजार हो तो वहां पुलिस के यानी लाउड स्पीकर लगाते हुए कहते हैं चोर से सावधान, चोर से सावधान। या जैसे बस स्टेशन है, रेल स्टेशन है, वही भी यानी कहीं पोस्टर लगाए होते हैं जेब कतरे से सावधान। जेब कतरा तो उस भीड़ में ही शामिल होता है लेकिन पता तक नहीं चलता कि वह जेब कतरा हमारे साथ है और वह अपना काम यानी करता जाता है। चोरों के पैर नहीं होते ऐसे कहते हैं। अगर पैर होते तो हमारे पास आने की आहट तो पता चलती, लेकिन ये क्या है, उनके पैर नहीं होते कहते हैं क्योंकि उनके अपने पास आने की आहट सुनाई नहीं होती है। इसी तरह कहा जा सकता है जेब कतरों के हाथ नहीं होते क्योंकि उनके हाथों की किसी कार्यवाही का पता भी नहीं चलता। वे जब जेब काट लेते हैं तब उसका स्पर्श तक नहीं होता है, कैसी जेब कटी इसका भी पता उन्हें नहीं लगता है। उनकी उंगलियां जो कर जाती है उस पर आप अपनी उंगली नहीं उठा सकते। जादू करने वाला जिस तरह कहता है भाइयों यह जादू नहीं है, हाथ की सफाई है। यानी जादूगर का कार्यक्रम हम देखने के लिए जाते हैं तो उसी समय देखो क्या होता है, तो जादूगर काम करता जाता है, हमारे आंखों के सामने वह नई नई चीजें हम मुंह मांग लेते हैं तो वह चीजें निकाल कर देता है और वो वास्तव में कहता है भाई यह जादू नहीं है, हाथ सफाई है, फिर भी हम मानते हैं यह जादू ही है। उसी तरह जब जेब कट जाता है तब उसका उल्टा कहने की इच्छा होती है। तो लेखक कहते हैं तो जादूगर कहता है यह जादू नहीं, हाथ सफाई है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे उसका उल्टा अर्थ कर निकालना चाहिए, भाइयों यह हाथ की सफाई नहीं जादू है। तो वह जो जादू करने वाला व्यक्ति हमें सचेत कर देता है तो भी हम कहते हैं नहीं यह वास्तव में जादू ही है। मेरी जेब से सिर्फ 30-32 रुपए गायब हुए, इतनी सी पीड़ा से महाकाव्य तैयार करने की नौबत आ गई। यानी 30-32 रुपए निकल गए, इससे मैं यानी इतना सारा कर रहा हूँ। तो वे कहते हैं कि महाकाव्य लिखने तक की नौबत आ गई। जिनके ज्यादा रुपए जाते होंगे वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए कौन सी विद्या का सहारा लेते होंगे, कहा नहीं जाता। तो कहते हैं कि दूसरों के दुख के बारे में भी सोचते हैं। वे कहते हैं कि जिनके ज्यादा पैसे गए होंगे वे कैसे अपना दुख सहते होंगे, दुख को भुलाने के लिए कौन सा इलाज करते होंगे, यह तो मुझे पता नहीं है। जिनके पास भी 30-32 रुपए गए उसने अब तक खत्म कर दिए होंगे। यानी जिस चोर ने उनके पैसे ले लिए वह पैसे तो उन्होंने खर्च कर दिए होंगे। मेरे पास रहते तो भी मैं खत्म कर देता। तो वह कहते हैं जिनके पास चले गए उन्होंने भी खत्म कर दिए होंगे, मेरे पास है तो भी मैं खत्म कर देता। लेकिन क्या है, यानी खर्च करने की या दुख की बात यह है कि अपने हाथों से खर्च करने की बात कुछ और ही है। तो कहते हैं कि अपने हाथ से अगर पैसे ये खर्च होते तो बात कुछ और ही हो जाती और उसका सुख भी अलग होता। तो यानी मेरे हाथ से ये पैसे खर्च होते तो उसका कोई आनंद अलग ही हो जाता है, यह सुख नहीं मिलता। खैर यह भी एक ऐतिहासिक घटना हमारे साथ होनी थी, हो गई। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ यह घटना होने वाली थी, हो गई, अब इसका दुख करने का कोई फायदा नहीं है। ओ मेरे जेब कतरे, तुम जो भी हो
जहां भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कितने बड़ा दिल करके कह रहे हैं, हे मेरे जेब कतरे, तुम जहां भी हो वहां रहो, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। तुम मेरे इतने पास आकर भी दूर हो, इसका मुझे दुख है। वे कहते हैं, जेब काटने के लिए तुम मेरे पास इतने नजदीक आ गए थे, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सका, इसका मुझे दुख है। तुम मेरे पास आकर भी इतने दूर चले गए। मैं उन सबसे परिचित हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, मगर तुम चोट कर गए और अनजान बने रहे। वे कहते हैं कि मैं उन सबसे परिचित हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है, लेकिन उसको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझे दुख दिया है उसको मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चोट देकर चले गए, लेकिन पता तक नहीं चला कि तुम कौन हो। यह सचमुच तकलीफ देने वाली बात है। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, कोई अपनत्व नहीं। यानी जो दो दुख देते हैं उसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन तुम तो दुख देकर चले गए, लेकिन पता तक नहीं चला कि तुम कौन है। मैं तो तुम्हारी सिद्धि का एक माध्यम भर था। यह तन है, तन पर वस्त्र है, वस्त्र में जेब है और जेब में रुपया है। कैसे उसका वर्णन कर रहे हैं। यह शरीर है, इस शरीर पर वस्त्र है और वस्त्र में जेब है और जेब में रुपया है, और उस पर डाका डालने का कौन काम करता है? ये जेब कतरा करता है। सारी बाधाओं को पार करते हुए तुम लक्ष्य तक पहुंच गए। यानी ये सारी बाधाएं तुमने पार कर दी और उस लक्ष्य तक तुम पहुंच गए, उसमें तो सफल भी हो गए। मैं तुमसे प्रभावित हूँ, मगर मैं इसके बावजूद तुम्हें पुनः बधारने का स्नेह निमंत्रण नहीं देता। तो कहते हैं, तो मैं तुमसे यानी बहुत प्रभावित हूँ, तुम धन्य हो गए, लेकिन इसके बाद तुम्हें यह हाथ सफाई करने का मौका मैं कभी भी नहीं दूंगा, ऐसा वे प्रण लेते हैं। आप दूर ही सुहाने लगते हैं। यानी जैसे कहा जाता है, दूर से ही पर्वत सुंदर दिखाई देते हैं। तो जब तक दूसरों की जेब कट जाती है तो दुख नहीं होता, या दूसरों के पाँव को काटा चुभता है तो दर्द नहीं होता, लेकिन स्वयं के पाँव को जब काटा चुभता है तो वो दर्द क्या होता है, वो इस बात का पता चलता है। तो स्वयं की जेब कटी, इसी कारण उन्हें बहुत दुख हुआ है। इसी कारण वे कहते हैं कि आप दूर ही अच्छे हैं, पास मत आ जाना, ऐसे कहते हैं। पास अब न आए तो मैं आपका आभारी हूँगा। इसके बाद आप मेरे पास मत आइए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहते हैं। मैं आपकी कला की दाद देता हूँ। यानी कलाकार, फुटपाथ के कलाकार कहाँ है? इसी कारण वे कहते हैं कि आपकी कला की मैं दाद देता हूँ, इसको प्रणाम करता हूँ, मुझे बख्शो, मैं हार मान गया, ची बोल गया। तो वो कहते हैं कि यानी आपसे मैं हार गया हूँ, इसके बाद आप मुझे भिड़ने मत आइए। मैं कोई चुनौती तुम्हें नहीं दूंगा कलाकार। वे कहते हैं, इसके बाद मैं आपको कोई चुनौती नहीं दूंगा, क्योंकि इस भ्रम में मैं था कि मेरी कोई जेब काटने वाला आएगा, लेकिन यह बात आपने सिद्ध कर दी। इसके बाद ऐसी नौबत नहीं आना देना चाहिए कलाकार। वह साहस सिर्फ पुलिस कर सकती है और मैं सामान्य जन हूँ, साधारण जेब का धनी हूँ। तो वो कहते हैं कि यानी चुनौती देने का काम कौन कर देते हैं? यह साहस सिर्फ पुलिस कर देते हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और ऐसी चुनौती देने का कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। मेरी जेब तो साधारण है, मैं साधारण हूँ, मेरी जेब साधारण है। मगर एक बात पूछूं,
जो जेब तुमने कटी थी उसी में 2 लॉटरी के टिकट थे। यानी लॉटरी के टिकट, देखो मोह कैसा है। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है कि लॉटरी का टिकट था और उस लॉटरी लगी हुई थी और वह आदमी जो है जिसने टिकट खरीदे थे वह मृत हो चुका था और उसके बारे में कितनी वाहवाह बनी हुई थी उस परिवार में। कैसे दूसरे व्यक्ति मृत हो गया था व्यक्ति, लेकिन उसका उत्तराधिकारी दूसरा ही तैयार कर देते हैं। वो मृत नहीं है, वो जीवित है और उस पैसे के हिस्से के लिए परिवार के लोग कैसे झगड़ते इसके बारे में चर्चा की है उस सिनेमा में। तो वे कहते हैं जेब तुमने जो काटी थी उसमें 2 लॉटरी के टिकट थे, अगर उसमें लॉटरी लगी होगी तो कितने पैसे आए होंगे। तो वो उन्होंने तो लॉटरी के टिकट कहीं फेंक भी दिए होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यानी पैसे लेना सिर्फ उनका उद्देश्य है। वो कागजात का क्या करेंगे वो बेचारे। उसमें 2 लॉटरी के टिकट थे, इन पर 2.5 लाख का इनाम था। यानी जो टिकट थे उस पर 2.5 लाख का इनाम था। क्या वो लॉटरी तुम्हारे नाम खुल गई और तुम्हें 2.5 लाख रुपया मिल गया? यानी अगर तुमने वह संभाल कर रखे होंगे तो उस पर 2.5 लाख का इनाम था। अगर तुमने संभाल कर रखी होगी तो क्या उसे इनाम आपको मिल चुका है? अगर खुल गई है तो मेरे जेब कट मुझे उसमें से आधा दे दे। तो वो कहते हैं कि अगर जेब से मेरे जो 2 टिकट आपको मिल गए हैं उसका अगर ये इनाम खुल गया है तो क्या कर दीजिए, आपको मिल गया है तो उसमें से आधा हिस्सा हमें भी दे दे। अगर तू कलाकार है तो अपनी मर्यादा का ध्यान रख। है ना, उसे यानी ये उसकी मर्यादा का ध्यान दे रहे हैं। मुझे सूचित कर और तब मैं ललक कर बाहें फैलाए तुझसे आकर उसी तरह गले मिलूंगा जैसे एक सच्चा कलाकार दूसरे सच्चे कलाकार से मिलता है। तो कहते हैं अगर इनाम मिल गया है तो तुम क्या करना, मुझे सूचित कर देना। उसके क्या पता किस व्यक्ति का है, लेकिन यह यानी कल्पना कर रहे हैं कि यानी वो हर दिन उनका व्यवसाय होता है, उनका धंधा है जेब काटने का, और वे उन्हें लेखक को सूचित करने के लिए क्यों आ जाएंगे। और वे कहते हैं कि तुम मुझे सूचित कर दोगे तो मैं तुझे बाहें फैलाकर गले लगाऊंगा। कैसे गले लगाऊंगा? जैसे एक सच्चा कलाकार दूसरे सच्चे कलाकार को गले लगाता है उसी तरह मैं तुझे गले लगाऊंगा, ऐसा वे कहते हैं। तो इसके माध्यम से फुटपाथ के कलाकार माध्यम से लेखक ने अपनी जो कलाकृति है यानी शरद जोशी जो है सरल शब्दों में कहने के सिवा अभिधान शब्द शक्ति का प्रयोग करने के सिवा वे यानी सीधे व्यंग्य व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो व्यंजना से बात समझ में आती है। जैसे व्यंग्य के बारे में कहा जाता है व्यंग्य होता है तो साधारण व्यक्ति इस व्यंग्य पर हंसता है, लेकिन बुद्धिमान लोग जो होते हैं उस व्यंग्य पर हंसते नहीं है, वे सोचते रहते हैं, सोचने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा क्यों? तो यानी यह समझने वाले को इशारा काफी होता है। शासन पर व्यंग्य होता है तो शासनकर्ता को उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो जनता जो होती है सामान्य जनता वो उससे हंसी मजाक में भूल देती है। अपने गम को भुला देने का कार्य वे लोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो छात्रों, यह फुटपाथ के कलाकार व्यंग्य जो है इसके लेखक जो है शरद जोशी जो है शरद जोशी, इस पर जो हम कई कहानियां, कई प्रकाशित रचनाएं, फिल्म, दूरदर्शन वाहिका, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर दी है। तो ये शरद जोशी जो है यानी एक बेबाक पत्रकार एवं व्यंग्यकार के रूप में यानी आए हैं। इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था, यानी स्वतंत्रता पूर्व काल में इनका जन्म हुआ है और वे सरकारी नौकरी करते थे।
आकाशवाणी में काम करते थे। उन्होंने समसामयिक घटनाओं में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। समाज में जो विसंगतियां होती है उसको व्यंग्य के माध्यम से चित्रण करना उनकी एक खासियत है और वह सरल सीधे शब्दों में उसका प्रयोग कर देते हैं। कोई अनेक कठिन भाषा का प्रयोग व्यंग्य में नहीं होता है। इसी कारण व्यंग्यकार शरद जोशी जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में इसके प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।